हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं भौतिक विज्ञान के अंदर से जो मापन एवं गतिकी का जो हमारा टॉपिक बनता है, उससे रेलवे में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंदर हम उस पूरे प्रश्न को कराएंगे, जिससे कि आपको प्रश्न आने के तरीके का अंदाजा रहे। और आपको जैसा कि पता है कि कब तकरीबन 60 से 70% जो प्रश्न हैं वो रिपीटेड होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें अंत तक और वीडियो को देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका ऑनलाइन परीक्षा 2016 से 2017 तक हुई थी, उसमें तो देखिए सबसे पहला उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई क्या कहलाती है। मतलब सूर्य से पृथ्वी तक की जो अनुमानित लंबाई है, दूरी है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो वेक्टर राशि का जो उदाहरण था वो उन ऑप्शन में से वेग था। वेक्टर राशि का उदाहरण, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से था कि समय, तापमान, दूरी एवं वेग में से कौन सी एक वेक्टर राशि है। तो वेक्टर राशि जो है वो हमारी वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। मतलब कि वस्तु की स्थिति की में जो परिवर्तन होता है उसकी रेट को क्या कहते हैं? रेट इन द चेंज इन वेलोसिटी इन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है? हमारा वो वेग कहलाता है। नेक्स्ट है मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो देखिए मास प्रति यूनिट जो होता है हमारा, वो होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है हमारा डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास प्रति वॉल्यूम क्या है। तो देखिए डेंसिटी तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है दबाव को या दाब को कैसे नापा जाता है। तो देखिए दबाव को या दाब को नापा जाता है बल एवं क्षेत्रफल से। तो बल एवं क्षेत्रफल से यानी कि आपका जो दबाव यानी कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया के। मतलब कि सिंपल सी बात है, फोर्स जितना बढ़ेगा आपका प्रेशर भी उतना बढ़ेगा, और फोर्स जितना घटेगा आपका प्रेशर भी उतना घटेगा। वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया से इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम है। तो इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, और एरिया घटेगा तो बढ़ेगा। जैसे कि आप एक कील का उदाहरण रख सकते हो, कील जितनी पैनी होगी, मतलब जितना एरिया कम कवर करेगी, उतने अच्छे से हम उस पर प्रेशराइज कर सकते हैं, वो अंदर जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव की ऐसा यूनिट क्या है। तो दबाव की ऐसा यूनिट है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गति, संवेग, विस्थापन एवं वेग में विषम को चुने। तो देखिए संवेग, विस्थापन और वेग जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन जो स्पीड है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। गति हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें गति हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति, समय, द्रव्यमान एवं त्वरण में से कौन आपका जो है समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो त्वरण है ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि गति, समय, द्रव्यमान हमारी ये तीनों स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पानी का घनत्व क्या है। तो देखिए पानी का घनत्व होता है हमारा 1000 किलो घन मीटर। तो 1000 किलो घन मीटर हमारा पानी की डेंसिटी होती है, यानी कि एक घन मीटर में कितना किलो पानी है हमारा, वो हमारी डेंसिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैलन। गैलन सामान्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए गैलन जो होता है वो आयतन की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। गैलन, देखिए जो गैलन जो होता है हमारा आयतन की माप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज पर रखी हुई ढेरों गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। तो देखिए जो मेज पर पुस्तकें रखी हैं उन्होंने अपना एक फोर्स लगा रखा है उस मेज के ऊपर, जो कि है इनर्सिया, यानी कि जड़ता का नियम, फोर्स ऑफ इनर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर पड़ेगा। वो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए व्यक्ति का वजन वो डिपेंड करता है, चलती लिफ्ट में घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देखो अगर लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ जा रही है तो मनुष्य को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन जब लिफ्ट आती है नीचे की तरफ तो मनुष्य को अपना जो वजन है वो घटता हुआ प्रतीत होगा। क्या होगा? घटता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों
को गेंद के अनुसार पीछे क्यों करता है? तो देखिए, एक जो क्रिकेट जो होता है क्षेत्र रक्षक, यानी कि एक कैच की बात कर रहा है, तो कैच को पकड़ने के लिए वो अपने हाथों पीछे क्यों करता है? देखिए, क्योंकि जब बॉल हमारी जो है वो मोशन में है काफ़ी स्पीड से, तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करने के लिए और फोर्स उसके हाथों पे कम इफेक्ट करे, यानी कि बल कम आ जाती है, बल में कमी आए, इसके लिए वो उसको पीछे की तरफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण लगता है वो होता है वजन, यानी कि वेट। ठीक है, क्या होता है? वेट। देखिए, वेट जो होता है ये ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एक दूसरी और है हमारी इसी में, मास। तो मास क्या है? ये द्रव्यमान है। द्रव्यमान और वेट में क्या अंतर है? तो मास पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि जो हमारा वेट है वो ग्रेविटीज के कारण ही होता है। अब देखिए, दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। ये ऑफलाइन परीक्षा थी हमारी 2001 से 2014 में, जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं में से। तो देखिए, ये आरआरबी त्रिवेंद्रम में असिस्टेंट ड्राइवर का जो एग्जाम हुआ था 2004 में, उसमें, और 2007 में आरआरबी कोलकाता में आया हुआ है, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। तो देखिए, प्रकाश वर्ष किसका किसका एकक है, किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी का मात्रक है, डिस्टेंस का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, लाइट ईयर किसका मापक है? तो लाइट ईयर, देखिए ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। तो लाइट ईयर जो है प्रकाश वर्ष का मापक है। सॉरी, ये 3 बार रिपीट है। तो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष का मापक है। तो देखिए, अब आपसे व्याख्या पूछी जाती है कि लाइट ईयर होता क्या है? तो देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी को मापने की एक यूनिट होती है, और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, और यह मुख्यतः लंबी दूरियों, यथा दो नक्षत्रों और तारों के बीच की खगोलीय दूरी को मापने के काम में आता है। मतलब कि प्रकाश की एक किरण द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी ट्रेवल की गई, निर्वात में कितनी दूरी ट्रेवल की गई, वो आपका डिपेंड करता है प्रकाश वर्ष पे। तो एक प्रकाश वर्ष का जो वैल्यू होती है वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15। नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये 15 है, 10⁻15, 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो देखिए, समय की इकाई जो नहीं है वो है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का है, बाकी माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और सेकंड आपका जो है ये सभी आपके टाइम के यानी कि समय के इकाई हैं। देखिए, इस वर्ष से आप इसको समय में समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आरआरबी चंडीगढ़ टीए जीसीएसएम की परीक्षा में 2012 में पूछा गया है। देखिए, नूरी साल क्या है? नूरी साल बहुत पूछा जाता है। तो नूरी साल क्या है? तो एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। तो एक वर्ष में नूर ने कितना फासला तय किया, ये होता है आपका नूरी साल। अब देखिए, नूरी साल यानी कि प्रकाश वर्ष ही होता है। नूरी साल को हम प्रकाश वर्ष ही बोल देते हैं, और प्रकाश वर्ष की हमने आपको वैल्यू बताई थी 9.46 गुना 10⁻15 मीटर इसकी वैल्यू होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल एकक है। देखिए, एमकेएस प्रणाली क्या, तो एमकेएस है क्या एक्चुअली मैं आपको बताता हूं। एमकेएस है आपका मास के से किलोमीटर जो कि लंबाई है, और एस से सेकंड जो कि आपका टाइम है। तो ये द्रव्यमान, दूरी और समय का प्रतीक है एमकेएस। एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है, तो बल का एकक है आपका न्यूटन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन जो है बल का एकक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एंगस्ट्रम डैश डैश को अभिव्यक्त करने की इकाई है। तो देखिए, एंगस्ट्रम जो है हमारी, वो लंबाई को व्यक्त करने की इकाई है, और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है हमारा 10⁻⁻10 मीटर। और ये मोस्टली बहुत छोटी इकाइयों को मापने के लिए यूज में किया जाता है। तो एंगस्ट्रम हम मोस्टली जो है एटम की रेडियस और न्यूक्लियस के साइज को पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंगस्ट्रम का एटम का साइज और न्यूक्लियस की साइज को, रेडियस को मापने के लिए एंगस्ट्रम का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार बराबर क्या होता है? तो देखिए, एक बार बराबर होता है आपका 10⁻5 पास्कल। 10⁻5 पास्कल, ये अहमदाबाद एएसएम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, एक पास्कल में 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और एक बार में होते हैं 10⁻5 न्यूटन मीटर, और एक बार में 10⁻5 पास्कल। मतलब कि एक पास्कल और न्यूटन मीटर आपका दोनों बराबर हैं। न्यूटन मीटर, ये न्यूटन बाई मीटर आपका दोनों बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो देखिए, ल्यूमेन जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है ल्यूमेन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है?
देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडिला, तो कैंडिला है ज्योति तीव्रता का मात्रक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, कैंडिला मात्रक है, तो देखिए कैंडिला अभी ज्योति तीव्रता का मानक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्यानता की इकाई क्या है? तो देखिए श्यानता की जो इकाई है ये बहुत बार पूछा गया है और अभी भी पूछा गया है। ये तो जो नोट्स है कुछ थोड़े से इसमें क्वेश्चंस पुराने दिए हुए हैं, अपडेटेड नहीं है। तो श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की ऐसा यूनिट है आपकी पाईजूली। क्या है? पाईजूली श्यानता की इकाई है। अब श्यानता देखिए क्या होता है, तो देखिए धैर्य राखा सॉरी धारा रेखीय प्रवाह के किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल। मतलब धारा का जो प्रवाह होता है उसकी दो परतें होती हैं, उनके बीच में जो बल लगता है, फोर्स लगता है, श्यान बल कहते हैं, जिसको कि विस्कोकस फोर्स कहते हैं। और जो विस्कोकस फोर्स होता है वो प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। और श्यानता का गुणांक मात्रक जो है आपका किलोग्राम मीटर सेकंड है। इसकी ऐसा यूनिट जो है पाईजूली होती है, ध्यान रखना। तो रेखीय धारा के बीच में करने वाले दो क्रमागत बल जो है आपके विस्कोसस फोर्स यानी स्थानिक बल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लांक्स नियतांक h की विमा है। प्लांक्स नियतांक यानी कि प्लांक्स कांस्टेंट जो है हमारा h होता है। प्लांक ध्यान रखना, पहले प्लांक्स कांस्टेंट h होता है और उसकी विमा क्या है? तो देखिए ये कोणीय संवेग को निकालने के काम आता है। देखिए जब आप किसी एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनका जब एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोशिश करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ पर h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट आवर जो है वो आपका ऊर्जा की इकाई है। तो कितना कार्य किया, कितने घंटे में किया, ये ऊर्जा की इकाई है आपकी किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा होती है आपकी, देखिए कोणीय वेग की विमा होती है आपकी m0 l0 और t-1। इसको m0 l0 और t-1 जो है कोणीय विमा होती है आपकी, कोणीय वेग की विमा होती है। तो देखिए ये आपका m0 l0 और t0 जो है हमारा कोणीय वेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका जो v अपॉन में r होता है, तो उसकी जो विमा होती है वो होती है आपकी m0 l0 और t-। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, त्वरण किसकी इकाई है? तो एसलेशन है। एसलेशन को आप किस में लेते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एसलेशन किसकी हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी 2 बार पूछा हुआ, 2007 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो त्वरण क्या होता है? देखिए त्वरण होता है आपका वेग परिवर्तन, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन टाइम और चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या होता है? वेग परिवर्तन यानी कि त्वरण होता है एसलेशन। तो एसलेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो देखिए यहाँ पर दोनों का जो चेंजिंग हो रही है तो इस हिसाब से इसकी जो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में आपके 1 लाख मिलीमीटर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 लाख मिलीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट है आपका एक फेमटो बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अभी भी हाल फिलहाल में पूछा गया था आरआरबी ग्रुप 2000 ग्रुप डी की परीक्षाओं में, कि एक फेमटो जो बराबर होता है आपका वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 15 के। एक फेमटो में होता है 10 की पावर माइनस के 15। ये एसआई सिस्टम में इसको स्वीकार किया गया था 1964 में। कई बार ये भी पूछा गया था, एक फेमटो क्या होता है? 10 की पावर माइनस के 15 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1 न्यू मीटर सेकंड क्या है? तो 1 न्यू मीटर सेकंड जो होता है 10 की पावर माइनस के 4 होता है सेंटीमीटर। तो एक न्यू मीटर में कितने होते हैं? 10 की पावर माइनस के 4 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक माइक्रोन किसने के बराबर होता है? तो देखिए एक माइक्रोन जो होता है वो 0.01 मिलीमीटर के बराबर होता है। 0.01 मिलीमीटर यानी कि एक माइक्रोन की वैल्यू क्या होती है? एक माइक्रोन की वैल्यू होता है आपका 10 की पावर माइनस के 2 मिलीमीटर। 10 की पावर माइनस के 2। अगर आपसे पूछे कि एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ये 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। थोड़ी सी साफ नहीं है पीडीएफ, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है? तो किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त यूनिट जो है प्रकाश वर्ष है, क्योंकि प्रकाश वर्ष सबसे ज़्यादा दूरी को मापती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन जो है आपके न्यूटन साहब ने किया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है वो आपकी एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन की बात करता है। यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये था न्यूटन का प्रथम गति का नियम। ये क्या क्या कहता है? देखिए, कहता है कि ए ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन until an external force is applied it, and if it is in rest position then it will be rest until a external force applied it। जब तक कि किसी रुकी हुई चीज पर कोई भारी बल काम नहीं करेगा वो चलेगी नहीं, और जो चलती हुई चीज पर भारी बल काम नहीं करेगा वो रुकेगी नहीं। तो ये न्यूटन का पहला नियम था। ये 2001-2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो देखिए, प्रत्येक क्रिया की विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है ये न्यूटन का थर्ड नियम है, आपका थर्ड। ठीक है, तो देखिए, गति का प्रथम विषय नियम के अनुसार किसी भी स्थिर वस्तु की गति में जब तक कोई दिशा में परिवर्तन नहीं होता उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं होता। द्वितीय नंबर है आपका फोर्स। फोर्स क्या है कि जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास इनटू एक्सीलरेशन के, कितना मास है कितना एक्सीलरेशन है। तो ये है तो आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, कालीन से धूल हटाते समय हम उसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, जो कालीन के अंदर जो धूल भरी हुई है ना, वो इसको जो जड़त्व नियम है, गति का जड़त्व नियम है, वो उस धूल को उससे अलग कर देता है। तो इस कारण हम उसको झटका देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जड़त्व नियम, तो इसमें ये तो जड़त्व नियम ही है। इसमें अगर आसान भाषा में बात करें तो जड़त्व नियम ही है, वरना एक्सप्लेनेशन तो इसका पहला दे रखा है कि विराम में जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तब हटती है जब कालीन को गति प्रदान होती है। देखिए, गति का जड़त्व का नियम ही इसको अलग करता है। ये सही है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24, किसने कहा था कि एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी पिंड इस पर बल पिंड इस पर काम नहीं करता? तो ये क्या न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। अभी बताया था फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। तो जब तक कि कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि आपस में धक्का नहीं मारते। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, गति के किस नियम का पालन करता है? तो गति के न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। देखिए, गति के प्रथम नियम का पालन करता है आपका ये बस में ब्रेक लग जाना अचानक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूटन का कौन सा गति का नियम जड़त्व का नियम की परिभाषा देता है? तो प्रथम नियम ही जड़त्व का देता है, इसको इनर्शिया भी बोल देते हैं। फर्स्ट नियम कि एक चीज जब तक रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं होता, तो ये प्रथम नियम से ही आते हैं। देखिए, बस लैंग्वेज चेंज कर रहा है, क्वेश्चन का टाइप चेंज कर रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है। तो इसीलिए कहते हैं कि सर आप जो है क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, बाकी आप सब चीज को छोड़ दीजिए फिलहाल। हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हमारा कि एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो एक वस्तु का जो जड़त्व है यानी कि जो वस्तु का जो फोर्स ऑफ इनर्शिया है वो किस पे निर्भर करता है? तो वो करता है उसके द्रव्यमान पे। तो देखिए, वस्तु में जितना ज़्यादा वजन होगा वो उतना ज़्यादा उस जगह पे फोर्स लगाएगी और उतना ज़्यादा अपने आप को क्या रखेगी, स्टेबल रखेगी यानी कि जड़त्व रखेगी। ठीक है, तो द्रव्यमान का पूरा प्रभाव पड़ता है जड़त्व पर, इनर्शिया पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, जड़त्व का जो नियम है हमारा वो गैलीलियो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जड़त्व का नियम गैलीलियो के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सबसे पहले जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था, लेकिन इसका जो है डेरिवेशन वो किया था न्यूटन ने, ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज जो है आपके न्यूटन ने की थी। किसने की थी? न्यूटन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कई बार ये बहुत कॉमन प्रश्न है और कितनी सारी एग्जाम्स में ये पूछा गया है, तो इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होते हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको पता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। और गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो है पृथ्वी जो है अपनी हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और वो जिस फोर्स के द्वारा उस चीज़ को खींचती है उसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब कि जितना ज़्यादा मास होगा उस वस्तु में उतनी जल्दी वस्तु नीचे गिरेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण जो है, देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का इन तीनों में से न्यूटन के प्रथम नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम से कोई लेना देना नहीं है।
तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, देखिए व्यक्ति का भार मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगेगा, इस हिसाब से व्यक्ति का भार ऊपर जाते समय ज़्यादा होगा जबकि नीचे आते समय कम होगा। तो इस हिसाब से ऊपर की ओर तुरंत होने वाली लिफ्ट का भार वो है, व्यक्ति का भार बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे कि वह एक सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। मतलब कि उस गुणधर्म को क्या कहते हैं कि मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज करने से जो क्या करता है, अपोजिट करता है, पोजीशन को चेंज करने का विरोध करता है। तो वो देखिए वो हमारा जड़त्व का नियम है, इनर्शिया का नियम है जड़त्व का। तो ये अपनी अवस्था में परिवर्तन को योग क्या करता है, विरोध करता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, किसी पिंड का संवेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का संवेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि कोई एक m द्रव्यमान की वस्तु है जिसके एक पिंड का v वेग है और दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आ जाता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा आपका 2mv, ये फॉर्मूला है आपका, संवेग परिवर्तन क्या होगा 2mv। तो पहले P1 से टकराता है, बाद में P2 में माइनस v हो जाएगा, तो आपका तो जो चेंज इन आपका चेंज इन P आएगा यानी कि चेंज इन मोमेंटम आएगा, संवेग यानी कि मोमेंटम। देखिए हम मोमेंटम पूछ रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले mv था, बाद में चेंज होकर के m माइनस वी कुछ रहा होगा। उसके बाद जो चेंज इन मोमेंटम है यानी कि ये जो हमारा डेल्टा का साइन होता है, ये चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम में बदलाव का साइन होता है। तो चेंज इन मोमेंटम होता है हमारा P2 माइनस P1, यानी कि हम इन दोनों में से इन दोनों घटा देंगे, मतलब माइनस का mv माइनस का mv, मतलब हो जाएगा आपका टोटल माइनस का 2mv। तो इसको कहते हैं हम संवेग परिवर्तन, क्या हो जाएगा आपका 2mv जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये क्या होता है, संवेग पूछ रहा है, मोमेंटम की पूछ रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले टकराने से पहले और टकराने के बाद का माइनस कर देंगे, चेंज इन मोमेंटम आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक 2ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। तो एक जो 2ns का जो संवेग है और 3 किलोग्राम वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा होगी आपकी, वो होगी आपकी 2/3 जूल्स, 2/3 जूल्स। ठीक है, 2/3 जूल्स। देखिए वो कैसे कैसे होगी आपकी, देखिए जो संवेग का नियम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास हो जाएगा 2, आपका देखो मास आपको दे रखा है, इसमें देखो आपको मास इनटू वेलोसिटी जो दे रखा है, मास दे रखा है 3 kg और जो मोमेंटम दे रखा है वो 2ns दे रखा है। मतलब कि आपको सिर्फ क्या पूछिए, गतिज ऊर्जा यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू पूछिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे हम फाइनल में। तो संवेग बराबर क्या था 2mv, तो यहाँ पर संवेग की जगह पे मोमेंटम की जगह पे 2, m की जगह पे 3 और v की जगह पे आ जाएगा, तो v बराबर क्या आ जाएगा 2/3, ध्यान रखना। ठीक है, तो वेलोसिटी आ जाएगी, उसके बाद v की वैल्यू आ जाएगी और v की वैल्यू निकालने के बाद हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे। गतिज ऊर्जा किससे निकालेंगे, हाफ mv स्क्वायर, ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास मास तो ऑलरेडी है, v हमने 2/3 निकाला है, उसकी वैल्यू पुट करके और आंसर को निकाल लेंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी आप रिपीट रखना, याद रखना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, देख लेते हैं इसको भी। देखिए कि ये कह रहा है कि एक मछुआरा है जो मछली को लाता है, वो झील में फंस गया है क्योंकि उसकी मोटर बोट की मोटर खराब हो गई है और किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए क्या करना चाहिए, हम इसी कंडीशन से, जो कंडीशन दे रखी है इनसे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उसे नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ कर देना चाहिए। नहीं, देखो नाव के अंदर ही किनारे की ओर चलना आरंभ करेगा तो उसके अंदर वेट है, मछलियों का वेट है, वो बहुत देर लग जाएगी उसे, हो सकता है वो किनारे तक पहुँच भी ना पाए। दूसरा है कि भी उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंक देना चाहिए। तो देखिए ये भी एक कारण बहुत अच्छा हो सकता है कि वह किनारे से दूर फेंक देगा तो उसका बोट का जो है भार थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसे नाव पर लेट जाना चाहिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
उसने इकट्ठा मछली को किनारे की ओर फेंक देना आरंभ कर देना चाहिए, ये भी आपका जो है इसका आंसर नहीं बनेगा। तो ऑप्शन 20 का आंसर बिल्कुल सही बनेगा। देखिए, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछली को फेंकने पर मोटर भी उसके विपरीत किनारे की ओर बढ़ेगी। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को फेंकोगे, ये संवेग संरक्षण, जैसे गोली होती है ना, गोली जब गोली बंदूक से निकलती है तो वो जिस व्यक्ति गोली चलाने वाला है उसको पीछे की तरफ क्या कर देता है, धकेल देता है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है तो वक्र क्या होगा। मतलब कि आपसे ग्राफ पूछ रहा है, तो जो वो ग्राफ होगा वो एक दीर्घवृत्त में होगा। इसमें एक दीर्घवृत्त में सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग का विस्थापन एक दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसकी कोई जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन रिपीटेड होने के चांस बहुत कम होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के। क्वेश्चन नंबर 39 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है। देखिए, जब शून्य में जो है स्वतंत्र निर्वात में जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण जो है समान होता है। निर्वात यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में जब आपकी कोई वैल्यू जहाँ पर की ग्रेविटी व्रेविटी आपकी ना हो, शून्य में जब आपकी गिरेगी तो होगा क्या, वहाँ आप चाहे 10 किलो के एक वेट को डालिए या फिर एक पक्षी के पंख को डालिए, दोनों एक ही समान गति से नीचे गिरेंगे क्योंकि वहाँ पर समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार होती है तो ये दीर्घ वृत्त का तल क्या होगा। तो आपको पता दीर्घ वृत्ताकार मतलब कि पृथ्वी बीच में है और उसके उपग्रह की परीक्षा क्या होगी, यहाँ पर होगी। तो आपको पता है जब भी आप कोई धागा या कोई वेट बांध करके कोई धागा ऐसे फैलाते हो तो उसका फोर्स कहाँ होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर होता है, सेंटर में होता नहीं होता। मतलब जो हम जहाँ से उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं उसका जो है सेंटर में होता है। तो इसका भी क्या होगा, सेंटर में ही होगा। मतलब कि इसका क्या होगा, सेंटर में ही होगा। तो सेंटर में मतलब पृथ्वी के केंद्र से जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्प्रिंग का काठिन्य है। तो देखिए, स्प्रिंग एक भार वाहिका धारिता है, मतलब कि एक भार को ले जाने का हमारे वेट को जो है उसकी थोड़ी सी मोमेंटम में चेंज ला देती है। भार वाहिका है जो कठिन वेट को हमारा थोड़ा सा मोमेंटम में चेंज कर देती है। अब देखिए, जी यानी ग्रेविटी की इकाई क्या है। तो देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, ये होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। तो देखिए, कई बार ये क्या हो जाता है कि ये केजी को ऊपर दिखा देते हैं और जो अपॉन में साइन है इसको हटा देते हैं और ये जो केजी के ऊपर जो पावर है -2 में आ जाती है, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है आपका F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 अपॉन में m2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, आवेग का माप है। तो देखिए, आवेग जो माप है वो भार का माप है। आवेग किसका माप है, भार का माप है। तो आवेग क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। तो आवेग किसका माप है, भार का माप है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 44 है, बल का मात्रक है। तो देखिए, बल का मात्रक है आपका किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो देखिए थोड़ी देर पहले भी आता है, एक माइक्रोन बराबर होता है आपका 0.001 मिलीमीटर के। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया है, एक माइक्रोन 0.01 मिलीमीटर के। क्वेश्चन नंबर 46 है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए, तापमान का आपको पता है मात्रक क्या है, केल्विन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक पानी से भरे गिलास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती। तो देखिए, पानी में गति क्यों नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि जड़त्व के नियम के कारण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जड़त्व के नियम के कारण जो है पानी स्थिर बना रहता है, वो कागज के खिसकाने पर भी क्या करता है, कोई गति नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 48 है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब स्प्रिंग को आपने एक फोर्स लगा के खींच दिया, अपना वार कर लिया, उसमें टेंशन डाल दी, टेंशन डालने के बाद जब वो लंबी हो गई, फिर वो क्या होगी, धीरे धीरे से अपनी मीन पोजीशन एक्वायर करेगी और मीन पोजीशन एक्वायर करने के लिए जो वो बल लगाती है उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल।
तो और 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि देखिए दिए हुए काल वेग ग्राफ का मंदन का मान क्या है। मंदन का मान निकालना। देखो वेग दे रखा है आपको 50 और आपको समय दे रखा है 10। देखिए वेग वाली पट्टी किस पे जा रही है, 50 पे जा रही है, और समय वाली किस पे जा रही है, 10 पे। तो ये मंदन हो जाएगा 10/50 मतलब कि 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। 50/10 मतलब 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या था। तो देखिए प्रारंभिक वेग तो उसका क्या था, ये उसमें दिया नहीं हुआ है, तो दिए गए ग्राफ का जो ग्राफ के ऊपर वस्तु है उसी के बेस पे हमको ये क्वेश्चन का आंसर देना था। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग उसने डायरेक्ट ही 50 दे रखा है, जो कि इनमें से कहीं भी है नहीं। उसने डायरेक्ट प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 50। क्वेश्चन नंबर 51 है गतिमान वस्तु में होती है। तो देखिए गतिमान वस्तु में जो होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है। तो देखिए चलती गाड़ी में बैठे आदमी में जो ऊर्जा होती है वो गतिज एवं स्थिर ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिया एवं प्रतिक्रिया। देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों क्या हैं, दोनों भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों भिन्न विषयों पर काम करते हैं। समान परिणाम रखते हैं, बिल्कुल ठीक है, जितना भी आप एक्शन करोगे आपको उसको इक्वलेंट अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ये भी सही है। और विरुद्ध दशाएं रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध दशाएं रखते हैं। इस हिसाब से ये चारों यानी जो ऊपर हमारे तीनों हैं सभी सही आएंगे। तो ऑप्शन डी यानी कि चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। देखिए यदि किसी गतिमान पिंड की जो है दूरी गति हो दोगुनी हो जाती है तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा आधा। क्वेश्चन नंबर 55 है और ये हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो देखिए विभवांतर मापने के लिए जो हम युक्ति प्रयुक्त करते हैं उसको कहते हैं वोल्ट मापी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने आपको प्रीवियस ईयर फिजिक्स के जितने भी आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे वो आपको करा दिए इस वीडियो में। आप आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए हम आशा करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे भी इसी टॉपिक्स पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। तो ये हमारे 55 वो क्वेश्चन थे जो कि 2014 से 2018 तक फिजिक्स में पूछे गए थे। इसके बाद और भी जो पूछे जाएंगे वो हम आपको करा देंगे। तो फिलहाल वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।